हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए व्यंजन संधि जो उनके कोर्स में रखा गया है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से व्यंजन संधि समझने का जो भय है वह दूर हो जाएगा। तो चलते हैं प्यारे छात्रों इस व्यंजन संधि की ओर। क्या किसे कहते हैं व्यंजन संधि, पहले इसको जान लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, आपने पढ़ा था कि जब पूर्व पद के अंतिम वाला वर्ण पूर्ण व्यंजनांत वर्ण हो और बाद में उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वह चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो वहां पर होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। यानी कि यहां पूर्ण व्यंजन धन स्वर या व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। छात्र समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए प्यारे छात्रों, जगत धन ईशा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पूर्ण व्यंजनांत वर्ण है और बाद में स्वर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो जगदीशः बन रहा है वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। या प्यारे छात्रों दूसरा एक उदाहरण ले लें, जैसे जगत है इधर और प्लस नाथ से ये मिला और बना लिया जगन्नाथ। तो प्यारे छात्रों आपने देखा कि निश्चित रूप से यहाँ पूर्ण व्यंजन वर्ण था, तो यही है व्यंजन संधि की परिभाषा प्यारे छात्रों। जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण पूर्ण व्यंजन वर्ण और पूर्ण व्यंजन बतलाने के लिए प्यारे छात्रों हलंत का प्रयोग होता है। अगर पूर्व पद के अंत में हलंत नहीं है तो वह व्यंजन संधि नहीं है। अगर हलंत है तभी वह व्यंजन संधि है। इतना आपके ध्यान में रहना चाहिए कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या हुई? जब पूर्व पद के अंतिम वाला वर्ण पूर्ण व्यंजनांत वर्ण हो, हलंत वाला वर्ण हो और बाद में इसका मिलन किसी स्वर से हो रहा हो अथवा किसी स्वरयुक्त व्यंजन से हो रहा हो। प्यारे छात्रों आप जानते हैं कि पूर्ण व्यंजन से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, यानी हलंत से कोई शब्द बनता है? नहीं बनता। यानी ये हलंत तो अंत में होता है ना। तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए जब पूर्व पद का अंतिम वाला जो वर्ण है पूर्ण व्यंजनांत वर्ण हो, हलंत युक्त व्यंजन हो और बाद में इसका मिलन किसी स्वर से हो रहा हो या स्वयुक्त व्यंजन से हो रहा हो, तो वहां पर होने वाली जो संधि है वह व्यंजन संधि कहलाती है। तो व्यंजन संधि समझ गए होंगे प्यारे छात्रों कि इसी प्रकार से व्यंजन संधि की आपको परिभाषा लिखनी चाहिए। जैसे उदाहरण हमने दिया जगत धन ईशा बराबर जगदीश है। अगर हम यहाँ हलंत हटा दे प्यारे छात्रों तो जगदीशा नहीं बनेगा। तब क्या बनेगा? अ में अ है और बाद में ई है, आ ई से गुण संधि बन जाएगी और बनेगा जगतेशा। क्या बन जाएगा? जगतेश। तो यहाँ पूर्ण व्यंजनांत वर्ण होना जरूरी था और यहाँ पर अगर प्यारे छात्रों हम ना कर तब क्या होता? तो जगत धन नाथ न बनता, जगन्नाथ नहीं बन सकता था। तब यहाँ अ है और ना में भी अ है, दीर्घ है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती। यहाँ का आ और यहाँ का त, तो निश्चित रूप से यहाँ संधि ना हो पाती। तो संधि हर जगह अपेक्षित नहीं है प्यारे छात्रों। मैंने बताया था पूर्व के वीडियो में कि संहिता एक पदे नित्य धातु उपसर्गे, यानी कि एक पद बनाना हो तब संधि होती है, जहां धातु उपसर्ग का योग होता है संधि होती है, और जहां उपसर्ग और नित्या समासी समास में भी संधि नित्य होती है,
उपसर्ग और धातु का जहां जोड़ होता है वहां संधि नित्य होती है, और अन्य वाक्यों आदि में तो संधि वक्ता पर निर्भर करती है कि वक्ता संधि करना चाहता है कि नहीं। तो आप व्यंजन संधि की परिभाषा अगर कोई पूछ ले तो आपको बता देना चाहिए कि जब पूर्व पद का अंतिम वाला वर्ण पूर्ण व्यंजन वर्ण हो और बाद में इसका मिलन किसी स्वर से हो अथवा स्वरयुक्त व्यंजन से हो तो वहां पर होने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक, अब आ जाइए व्यंजन संधि के कुछ भेद प्रभेदों की चर्चा हम कर लेते हैं। छात्र बार बार कहते हैं कि सर व्यंजन संधि हमें नहीं समझ में आती, तो निश्चित रूप से उनको समझना चाहिए व्यंजन संधि कुछ नहीं है, व्यंजन संधि बहुत ही सरल होती है, बस उनको समझना होता है। तो देखिए व्यंजन संधि में आप जानते हैं व्यंजन को हल भी कहते हैं, यानी हल क्यों कहते हैं? हल इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि हैवर्ड से ह से शुरू है ये और अंतिम के हल के लकार तक है, तो हल एक प्रत्याहार का नाम है। प्रत्याहार का मतलब है संक्षिप्त कथन, यानी ये संक्षिप्त कथन है, एक ग्रुप का नाम है हल ग्रुप। हल ग्रुप में जितने वर्ण आएंगे सब व्यंजन वर्ण हैं, तो हल एक संक्षिप्त कथन का प्रत्याहार है, एक ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप है हल ग्रुप। तो हल ग्रुप का मतलब इसमें आने वाला वर्ण व्यंजन है, तो हल माने व्यंजन, और हल से अंत होता है तो कहते हैं हलंत, यानी उसका मतलब हलंत से मतलब पूर्ण व्यंजनांत वर्ण, यानी जिसमें हलंत लगेगा वो कैसा व्यंजन है? पूर्ण व्यंजन है, स्वर नहीं लगा है उसमें, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर व्यंजन संधि में सबसे पहली संधि है प्यारे छात्रों इष्टुत्व व्यंजन संधि। इष्टुत्व व्यंजन संधि तो क्या है इष्टुत्व व्यंजन संधि प्यारे छात्रों? इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो बताएंगे, पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है तो इष्टुनाश्चु। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं प्यारे छात्रों, ये क्या कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो रामस्य रामयोः, इष्टोः में आप देख रहे हैं षष्ठी द्विवचन का रूप है, यानी इसमें निश्चित रूप से दो चीजें हैं, एक तो है दंती शकार, एक तो है दंत शकार। कैसा शकार है? दंत। और दूसरा है तकार यानी तवर्ग। आपको हमने प्यारे छात्रों बताया था कि 5 आपके स्पर्श वर्णों के वर्ग हैं जिन्हें कहते हैं कुचुटुतुपु। कुचुटुतुपु, ये कुचुटुतुपु क्या है? निश्चित रूप से 5 वर्ग है। कु का तात्पर्य क वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ। चु का तात्पर्य च वर्ग, च छ ज झ ञ। टू का तात्पर्य ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। टू का तात्पर्य त वर्ग, त थ द ध न। पु का तात्पर्य प वर्ग, प फ व भ म। यानी 5 गुणे 5 यानी कितने? 25। 25 वर्ष कैसे वर्ण कैसे हैं? स्पर्श वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण हैं। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है मैसर सूत्र में? तो 25 है। तो आप प्यारे छात्रों जाने कि यहाँ स्तो लिखा है, तो यानी दंती शकार और त वर्ग के 5 वर्ण त थ द ध और न। और ये कह रहे हैं कि अगर पूर्व पद के अंत में दंती शकार हो अथवा त वर्ग के इन 5 वर्णों में से कोई एक हो और बाद में इसका मिलन तालव्य श से हो अथवा चू से हो यानी च वर्ग से हो, चू से हो यानी कि च वर्ग से हो, तो आपने देखा कि यहां पर भी 5 त वर्ग के और एक दंती शकार 5 1 6 यानी 6 वर्ण में कोई एक वर्ण अगर पूर्व पद के अंत में हो और बाद में या तालु वाला श हो या तो चू वर्ण हो यानी च छ ज छ य हो, तो क्या हो? तो दंती शकार यानी ये दंती जो स है वह ट्रांसफर किसमें हो जाएगा? तालु श। और जो त वर्ग का वर्ण है वह च वर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखें, जैसे सत धन चित। अब आप इसको देखिए प्यारे छात्रों,
सत धन चित्त। आप देख रहे हैं यहाँ पूर्ण व्यंजनांत वर्ण है, तो निश्चित रूप से यह व्यंजन संधि है। और इसके बाद ये त वर्ग का पहला वर्ण है, यानी त वर्ग का पहला त वर्ण है, और बाद में इसका मिलन हो रहा है च वर्ग से, यानी च से मिल रहा है। तो इस चुनाष्टो सूत्र कहता है जब पूर्व पद का अंतिम वाला जो वर्ण है वह दंती शकार हो अथवा त वर्ग का वर्ण हो, और इसका मिलन तालु शकार से हो अथवा च वर्ग से हो, तो दंती शकार तालु शकार में या त वर्ग का वर्ण च वर्ग के वर्णों में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ त किसमें चला गया? च वर्ग में। तो त भी क्या बन गया? च बन गया। तो ये कैसे हो गया? सच धन चित्त, सच धन चित्त। अब मिला देंगे प्यारे छात्रों, क्या बनेगा? सचित, सचित। अब इसी में आनंद को जोड़ दे, सच्चिदानंद बन जाएगा। तो आपने देख लिया सब धन चित्त से सच्चित बन गया। और भी दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे इसको हम लगा देते प्यारे छात्रों, कस धन चित्त। जैसे हम लगा दें कस धन चित्त, ऐसे कर दें। तो आप देख रहे हैं दंती श है और च वर्ग का बाद में तो सूत्र लगेगा। दंती श किस में जाएगा? तालव्य श में जाएगा, और दंती श क्या बन जाएगा? तालु वाला श बन जाएगा ऐसे, और चित्त उतरेगा। पूरा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कश्चित, कश्चित। क्यों हो गया ऐसा? आप कहेंगे कि दंती श था, बाद में तालु श होना चाहिए तभी दंती श तालु में जाएगा। नहीं, दंती श हो अथवा त वर्ग का कोई वर्ण हो, यानी इन 6 वर्णों में से कोई एक वर्ण पूर्व पद के अंत में हो और बाद में इन 6 में से कोई एक मिल जाए, तो दंती स हो तो तालु स में बदले और त वर्ग का वर्ण हो तो च वर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कश्चित जान लेना चाहिए। कस धन चित्त से कश्चित बन गया। और भी दूसरा प्रकार का उदाहरण हो सकता है प्यारे छात्रों, जैसे और उदाहरण देख लें। अपने से आप बताएं कौन से उदाहरण को हम ले। जैसे कत धनचा, कत धनचा क्या है? चावल का मिला, ये भी क्या बन गया? च बन गया, कच्चा। बत धनचा बच्चा, कत धनचा कच्चा। इस तरह से संधि बना सकते हैं। तो कच्चा बच्चा, सच्चित, ठीक है ना। और जैसे सज्जना है, सज्जना में आप क्या करते हैं? सत धन जना। अब प्यारे छात्रों आप देख रहे हैं, अब कहेंगे कि ये त जो है ज बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां त वर्ग का पहला वर्ण है और यहां च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहां त वर्ग तीसरे में नहीं बदलेगा, पहले में ही बदलेगा। तो सत धन जन से सज्जना हम अगर बनाएं, इस सत धन जन से सज्जना बना दें, तो ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि झलाम जसवंते एक सूत्र है प्यारे छात्रों, वो कहता है कि यहां झल का जो वर्ण है पहले तो जस होगा, तो झलाम जसवंते से सत धन जना को बनेगा सत धन जना, सत धन जना। अब आप देख रहे हैं कि यहां जो द है वो तीसरा बन गया कि नहीं? त थ द। अब ये तीसरा हो गया, यहां भी तीसरा है, तो अब ये चला जाएगा इसमें। तो सत धन जना फिर झलाम जसवंते, यहां समझ रहे आप इस बात को? झलाम जसवंते, झलाम जसवंते से पहले सत धन जना बनेगा और फिर बनेगा सूत्र सज्जना। अगर आ जाए कि सज्जना में कौन सी संधि है, मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया गया कि सज्जना दे दिया और सज्जना में कौन सी संधि है, तो प्यारे छात्रों वहां पर 2 प्रकार के संधि विच्छेद अगर पूछेगा सत धन जना, तो आप उसको टिक कर देंगे सत धन जना। लेकिन अगर सत धन जना लिखा है तब आप सत धन जना को टिक कीजिएगा।
क्यों? क्योंकि सत्धन जनः पहले से सत्धन जनः सज्जना होता है, लेकिन यहाँ इष्टुत्व व्यंजन संधि से नहीं होता। पहले जराम जसवंते से ये तकार जो है वो जस बनता है, दकार बनता है, और फिर इष्टोष्टनाष्ट सूत्र से ये दकार जो है तीसरे वर्ग में जाता है और यह भी ज बन जाता है और सज्जना हो जाता है, और दो जो हो गए सज्जना। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए इष्टुत्व व्यंजन संधि। अब जैसे छात्रों आप इष्टुत्व समझे वैसे ही इष्टुत्व भी समझ लें। इष्टुत्व में भी कुछ भी नहीं रखा है, अब मात्र उसका एक सूत्र बदल गया है। यहाँ इष्टोष्टनाष्टु था और यहाँ पर है इष्टनाष्टु, इष्टनाष्टु बस। अब इष्टनाष्टु और सेम वही उतार लें। इष्टनाष्टु क्या कहता है कि जहां पर ये तालब में श रहता तो दंती स तालु श जाता, तवर का चवर जाता। वहीं पर अगर मूर्धाश मिल जाता तो मूर्धा से मिलता तो दंती से किस में जाता? मूर्धाश में जाएगा, और तवर किस में जाएगा? तवर्ग में जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे पहले छात्र यहां देखें, कृष धन न, कृष धन न। अब आप देख रहे हैं कि यहां तवर्ग का वर्ण मिल गया न, और यहां पर मूर्धा मिल गया। तो जब मूर्धा मिल गया तो आपको अब जान लेना चाहिए कि निश्चित रूप से यह किस में जाएगा? ट वर्ग में जाएगा। तो ये नकार जो है ट वर्ग में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? कृष्ण आ हो गया। था कृष्ण धन न, कृष्ण का तात्पर्य होता है जो न माने हमको, कृष्ण माने खींचे, जो अपनी ओर हमें खींच ले वो है कृष्ण। कर्षियत यदि कृष्ण, जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है उसे कृष्ण कहते हैं। तो यहां पर कृष्ण से न हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ इष्टनाष्टु सूत्र के अनुसार शकार मूर्धन्य सकार के बाद तवर का वर्ण नकार होने के कारण यहाँ तवर का वर्ण टवर के वर्णों में इष्टनाष्टु सूत्र से टवर के वर्ण में बदला, और न जो कि तवर का पंचम वर्ण था वह टवर के पंचम वर्ण अण में बदल गया और बन गया कृष्णा। दूसरा उदाहरण देख लें, जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब देख रहे हैं कि यहाँ त वर्ग है, यहाँ ट वर्ग है, त वर्ग किसी में बदल जाएगा? ट वर्ग में, अब बन जाएगा तट्टिका, तट्टिका। या दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे उदधन डयनम, डयनम। तो आप देखें ट वर्ग का ड है और यहाँ भी द है, तो निश्चित रूप से यह किस में जाएगा? ट वर्ग में चला जाएगा, बन जाएगा उड्डयनम, उड्डयनम। ठीक, तो इस प्रकार से, या और रामस धन षष्ठा, जैसे हो गया रामस धन षष्ठा। तो आप देख रहे हैं रामस यहां दंतीश है, मिला है मूर्धाश से, दंतीश मूर्धन में चला जाएगा और बन जाएगा क्या? रामस षष्ठा। दुष्धंटा, दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे दुष्धंटा, दुष्धंटा। अब क्या होगा? दंती से किसमें जाएगा? मूर्धाक्ष में जाएगा और क्या बन जाएगा? दुष्ट। तो इस तरह से कसधंटा, कष्टा, तो दंती से किसमें जाएगा? मूर्धा में जाएगा। दुष्धंटा से दुष्ट हो गया, कसधंटा से कष्ट हो गया। तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों इष्टुत्व और इष्टुत्व एक जैसी व्यंजन संधियां हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप दो संधियां आप समझ गए होंगे। एक से दो बार आप रिपीट करके इस वीडियो को देखेंगे तो इष्टुत्व और इष्टुत्व दो व्यंजन संधियां आपके समझ में आ जाएगी। तो आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः अग्रिम संधियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।